हेलो फ्रेंड्स, टू एट सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने क्रांतिकारी युग पढ़ लिया था और क्रांतिकारी युग के हमने दोनों चरण कंप्लीट कर लिए थे। विद्रोह के क्रांतिकारी चरण हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्रांतिकारी चरण और कांग्रेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा लेक्चर है गांधी युग। क्रांतिकारी चरण के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गांधी युग, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। 1897 में क्या होता है, चापेकर बंधुओं ने रैमजे की हत्या कर दी। रैमजे एवं एम्स्टर्ड की हत्या कर दी। 1893 में विवेकानंद शिकागो जाते हैं भाषण देने। 1893 में गांधी जी जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आता है 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वॉइसरॉय बनकर आता है। उसके बाद आता है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने रेलवे बोर्ड की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया, जो 1905 में कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है 1904 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में मुस्लिम लीग का कानून बनता है कराची अधिवेशन में। सलीमुल्लाह इसके अध्यक्ष होते हैं, उनके अन्य सदस्य आगा खान साहब होते हैं और वकालुल मुल्क भी इससे संबंधित होते हैं। इसके बाद 1907 में हमारा एक अधिवेशन होता है सूरत में कांग्रेस का। स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस विभाजित हो जाती है। गरम और नरम दो दलों में ये बढ़ जाती है। इसके बाद आता है 1909 में पार्लियामेंटो आ जाता है, जो मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधि मंडल की बात करता है और इससे मुसलमान और हिंदू में दरार पड़ जाती है। मुसलमान इस आंदोलन से अपने रुख को नरम कर लेते हैं और वो आंदोलन से पीछे हो जाते हैं। इससे आंदोलन कमजोर हो जाता है। 1911 में वॉइसरॉय आते हैं हार्डिंग आते हैं और ये रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स को भारत बुलाते हैं। ठीक है, रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स जब भारत आते हैं तो उनके लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है और बिहार में उड़ीसा को मर्ज करके एक नई प्रेसिडेंसी बना दी जाती है। इसके बाद हमारा 1911 के बाद 1915 आता है, जहां से हमारा गांधी युग स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे 1924 और 1928 हमने डिस्कस किया था। 1924 और 1928 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, और इसमें भगत सिंह 1928 वाले में आए थे। ये हमारी बनी थी दिल्ली फिरोज शाह कोटला में और ये हमारी बनी थी कानपुर में। 1924 की जो HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वो कानपुर में बनी थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसको वर्तमान में अरुण जेटली मैदान बोला जाता है। इसके बाद 1913 में हमने आपको एक घटना बताई थी गदर वाली, है ना। गदर मतलब जो सन्नी देओल ने गदर बनाई थी, उसकी गूंज पाकिस्तान गई थी और इसकी गूंज अमेरिका गई थी। तो गदर पार्टी कहां बनी थी भाई? अमेरिका में। अमेरिका किस इलाके में? सैन फ्रांसिस्को में। कहां है वो? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो गदर पार्टी बनाई किसने थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहनलाल मक्खाना वही थे जिन्होंने इससे पहले अमेरिका में
हिंद पार्टी ऑफ अमेरिका बनाई थी। हिंद पार्टी ऑफ अमेरिका भी सोहनलाल मक्खना ने बनाई थी। इसमें काशीराम भी सम्मिलित थे। तो इसके बाद 1913 में ही लाला हरदयाल ने गदर नामक पत्रिका निकाली। गदर कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। याद रखना भाई, दैनिक और वार्षिक और छमाही पत्रिका नहीं थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। क्वेश्चन आता है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके बाद इसका जो पहला संस्करण छपा था वो उर्दू में छपा था। पहला संस्करण उर्दू में था। उसके बाद इसका संस्करण चेंज करके गुरुमुखी कर दिया गया, गुरुमुखी कर दिया गया। इसके बाद हमने पढ़ा था चटगांव शस्त्रागार अटैक 1930। बंगाल में एक नेता थे जिनको गांधी जी का बहुत खास मित्र माना जाता था, मास्टर दा इनको बोलते थे, सूर्यसेन से संबंधित बहुत सारे तथ्य हमने आपको बताया थे कि चटगांव हमले में इन्होंने चटगांव जो शहर बांग्लादेश में है इसको बंगाल से अलग करने की कोशिश की थी। इस कोशिश में इनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी थी जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसके बाद हमारी आती है काकोरी डकैती, काकोरी कांड में राजेंद्र लहेड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल को फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद पहले हमने आपको बम कांड बताए थे। हार्डिंग बम कांड 1912 में हुआ था। अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ था। सबसे पहली फांसी 1908 में खुदीराम बोस को दी गई थी, जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ठीक है, खुदीराम बोस। तो 1908 में जो बम कांड हुआ था, किंग्सफोर्ड बम कांड, किंग्सफोर्ड जो एक जज था उसके ऊपर बम फेंका गया था। किसने फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली थी, खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके बाद हमारा आता था 1912 का हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग के ऊपर भी बम फेंका गया था, जिसमें जयंत विश्वास के साथ साथ बहुत सारे क्रांतिकारी उसमें नामजद हुए थे। और सभी खुदीराम बोस, जयंत विश्वास, तो उसमें खुदीराम बोस साहब तो भाग गए थे जापान, बाकी सबको फांसी की सजा दे दी गई। गांधी जी अब हमारा शुरू होता है गांधी युग। गांधी युग में हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किया और उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया और कैसे कैसे आगे आंदोलन करके उन्होंने फाइनली भारत को जीत दिला दी और भारत स्वतंत्र हो गया। तो गांधी जी की शुरुआत होती है 1869 में पोरबंदर काठियावाड़ के एक छोटे से गांव से, जहां उनका जन्म होता है। जन्म के बाद धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। 1888 में उन्होंने लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए और अपनी बैरिस्टर की डिग्री लेकर वो भारत आते हैं। 1893 में जब वो भारत आते हैं तब बहुत नाम होता है उनको, भाई बैरिस्टर वकील बनके भारत आए हैं। तो 1893 में उनका बुलावा आता है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका जब ये जाते हैं तो किस जहाज से जाते हैं? उस जहाज के नाम सबसे पहले 1869 में जन्म हुआ पिता मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। एक पिता भी इनके राजकोट में एक दीवान थे। इसके बाद 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका ये जाते हैं एसएस सफारी जहाज से, एसएस सफारी जहाज से। उसके बाद वहां पे वो बाई ट्रेन ट्रेवल करते हैं, जहां इनको बाई ट्रेन, है ना। तो ट्रेन में इनको पीटर हेम्बर्ग में इनको उतार दिया जाता है। और उतारा सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि वहां पे रंग भेद की नीति बहुत ज्यादा थी। उतार दिया जाता है। अब ये उतर जाते हैं। उसके बाद ये वहीं पे आंदोलन करना शुरू करते हैं और ये इन्होंने अफ्रीका में ही बहुत सारे काम कर दिए थे। सबसे पहला तो इन्होंने अफ्रीका में बनाई थी नटाल इंडियन कांग्रेस, एक संस्था थी भाई ये, नटाल इंडियन कांग्रेस। इसके बाद इन्होंने बनाई थी फिनिक्स फॉर्म।
फिनिक्स फॉर्म। गांधी जी के एक मित्र थे हर्बन कलान वाखे, हर्बन कलान वाखे, हर्बन कलान वाखे, हर्बन कलान वाखे। ये गांधी जी के मित्र थे जिनकी सहायता से उन्होंने फिनिक्स फॉर्म बनाई थी। गांधी जी के गुरु थे हमारे दो, एक तो गुरु आ जाते हैं राजनैतिक, राजनैतिक थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। एक आते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक थे हमारे टॉलस्टॉय, रियो टॉलस्टॉय। ठीक है, तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रियो टॉलस्टॉय। गांधी जी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसकी सहायता से की थी? हर्बन कालन बेग, हर्बल कालन बेग। ठीक है, 1869 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। भाई ये भी लिख लेना, गुजरात में, गुजरात के काठियावाड़ में, क्योंकि किसी को पता भी नहीं होगा, ऐसे बच्चे भी होंगे, है ना। ये पता होगा कि सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ है, लेकिन ये नहीं पता होगा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है ना। तो 1869 में जन्म हुआ था गुजरात के काठियावाड़ में। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 1893 में ये अफ्रीका जाते हैं ऐसे सफारी जहाज के द्वारा। पीटर हेम्बर्ग में इनको उतार दिया जाता है रंग भेद के लिए। अच्छा, इनका मेन काम क्या था? रंग भेद के लिए ये अफ्रीका गए थे, रंग भेद नीति को दूर करने के लिए, को दूर करने के लिए अफ्रीका गए थे। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इन्होंने एक बुक कविता लिखी थी, ये इन्होंने एक कविता लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि ये वहां से आते कब? अफ्रीका से। भाई महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में लौट वापसी करते हैं। 1915 में ये भारत आते हैं, 1915 में ये भारत आते हैं। 1915 में भारत आए और जैसे ही भारत आए तो अहमदाबाद में 1915 में कोवरच के किनारे, अहमदाबाद में एक स्थान है कोवरच, अहमदाबाद में एक स्थान है कोबरस, है ना। तो कोबरस में इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया 1915 में। याद रखना, पहले 1915 बनाया, फिर उसके बाद 1916 या 17 में 16 में इसका पुनर्निवास वहीं बनाया, मतलब उसको और अच्छा बनवा लिया। गांधी जी का जो सत्याग्रह आश्रम था वो साबरमती नदी के किनारे था। किस नदी किनारे था भाई? साबरमती। बोलते ना साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। तो वही साबरमती नदी है। साबरमती नदी के किनारे 1915 में एक कोवरस नामक स्थान पर अपना सत्याग्रह, अपना आश्रम बनाते, साबरमती आश्रम बनाते हैं और 1916 में उसको जीर्णोद्धार करते हैं या और अच्छा भाई उसको डेकोरेट करते हैं। ये हो सकता है कि जब 1915 में गांधी जी आए होंगे तो पहले वहां झोपड़ी बनाई होगी, है ना, झोपड़ी बना कर रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने और अच्छा भाई उसमें लेंटर डरा लिया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना। तो कुल मिला के जब 15 में आए थे तो कोवरस में इन्होंने आश्रम बनाया था। उसके बाद उन्होंने 16 में इसको और अच्छे से बनाया। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गांधी जी जिस आश्रम में रहते थे तो उसमें गांधी जिस कमरे में थे उस कमरे का नाम क्या था भाई? तो उसका नाम था हृदय कुंज, हृदय कुंज, हृदय कुंज उसका नाम था। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपके पास है। कहां बनाया था? कोवरस में। कब बनाया था? 1915 में। कोवरस कहां है? अहमदाबाद। किस नदी किनारे है? साबरमती। तो और 1916 में उसको पुनरुद्धार किया। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस पहली बनाया। अच्छा, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? याद रखना, अफ्रीका में ही जेल गए थे 1908 में। 1908 में पहली बार जेल गए, 1908 में पहली बार जेल गए। ठीक है, पहली बार जेल गए। इसके बाद नटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म, हर्बन कॉलोनी 1869 में जन्म। अब देखो 1915 में आ जाते हैं ये भारत। जैसे ही भारत आते हैं तो इनका सामना हो जाता है अंग्रेजों से, इनका सामना होता है अंग्रेजों से। अच्छा, अंग्रेजों के पास दिमाग बहुत था, दिमाग की उनके पास कोई कमी नहीं थी, दिमाग की अंग्रेजों के पास कोई कमी नहीं थी। जैसे ही अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए
तो भारत में तो भाई देखा गया, भाई बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, तो भारत में उनका बहुत सम्मान हुआ, लोकप्रियता उनके चरम पर थी। अंग्रेजों ने देखा यार गांधी यार आदमी है, ये अपने काम का है, इसको अपने तरफ पहले लाओ। तो गांधी जी को उन्होंने क्या किया, गांधी जी से ये मिले और गांधी से बोला यार गांधी हम तुम्हारे भारत को आजाद कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि यार 1914 में वो जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ है ना, तो उसमें हमें आपकी मदद चाहिए। आपकी मदद, गांधी जी वहां गोली थोड़ा चलाएंगे जाके, आपकी मदद से मतलब है कि आप अगर नौजवानों से बोल दोगे कि प्रथम विश्व युद्ध में चले जाओ, तो नौजवान चले जाएंगे, क्योंकि नौजवान आपको आइडियल मानते हैं, और जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम बिल्कुल आपको स्वतंत्र कर देंगे, आपके लिए संविधान बना देंगे, जो आप बोलोगे सब कर देंगे। गांधी जी सोचा यार हम कितने अच्छे आदमी हैं, देखो हम भारत में आए और अंग्रेज पहले ही हमसे झुक गए। तो गांधी बोला ठीक है ऐसा ही होगा। तो 1915 में जब ये बात गांधी जी और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट कहा। अंग्रेजों की इन्होंने सेना में भर्ती कराई तो इनको सार्जेंट कहा गया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। अंग्रेजों ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी, ले भैया, कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी। गांधी जी फूल के बिल्कुल गदगद हो गए, अरे वाह देखो हम कितने स्मार्ट हैं, देखो अंग्रेजों ने हमको कैसर ए हिंद बना दिया, ठीक है। और भर्ती कराने वाला सार्जेंट मतलब ये जैसे आज होते हैं ना कि हमें 2 लाख रुपए दे दो हम तुमको रेलवे में भर्ती करा देंगे, 10 लाख रुपया दे दो हम तुमको यहाँ भर्ती करा देंगे। बोलते अरे यार वो तो बहुत पहुंच वाले आदमी है, कोट पैंट पहन के चले गए, चश्मा लगा के, बड़ा सा पेट निकाल के। तो अब अच्छा गांधी जी के पेट तो था नहीं, गांधी जी बस ऐसे ही अपना काला कोट पहनते थे। तो जब इतनी बातें हुई तो भाई गांधी जी अपने आप से बातें कर रहे होंगे, ऐसा हमने पढ़ा है किताबों में, है ना, कि गांधी जी बहुत खुश थे कि देखो हमने आते ही ये इतना कर दिया, अंग्रेज पहले ही झुक गए, देखो हमारी लोकप्रियता या हमारा स्मार्टनेस या हमारी बुद्धिमत्ता कि देखो हमने अंग्रेजों को हरा दिया। अब जैसे ही वहां तो चले गए लड़ने, भाई लड़ोगे युद्ध में तो जिंदा को, भाई भारतीयों को चलाना आना तो आता नहीं था, भारतीय को डंडा उठा के मारते थे। अब थोड़ी बहुत तुमने इधर उधर ट्रेनिंग करके और भेजा के मर गए सब वहां जाके। वहां कौन, वही अमेरिका और रूस जापान के सामने भारतीय टिके नहीं गए है उस समय। आज तो कुछ भी कर सकते हैं, आज हमारी भारतीय सेना कहीं भी जाके पूरे विश्व में कुछ भी कर सकती है, लेकिन उस समय का जो गुलाम भारत था, तो गुलाम भारत में भारतीयों के टैलेंट को दबा दिया जाता था, इसलिए भारतीय ज्यादा आगे नहीं जा पाते थे। आज देखो भारत के आदमी कहां नहीं है, नासा, स्पेस एक्स, आईबी, कहां भारत का आदमी नहीं है ना। तो कैसर ए हिंद की उपाधि दी और भर्ती कराने वाला सार्जेंट किया गया। 1915 की ये बात है। अब उसके बाद धीरे धीरे आता है, गांधी जी ने क्या कहा, भारत की स्थिति को देखा। इसके बीच में ये घटना होती है 1916 वाली, 1916 की, इसके बीच में घटना होती है 1916 की, क्या बीएचयू बनता है 1916 में। क्या होता है, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है 1916 में। 1916 में बीएचयू का उद्घाटन होता है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय साहब इसके निर्माण करता है। लाला लाजपत राय का नाम बीएचयू से संबंधित है। इसके बाद गांधी जी को बुलाया जाता है, गांधी जी को बीएचयू बुलाया था फीता काटने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। यहीं पे एक गांधी जी की एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो कि बिहार से थे, बिहार से रामचंद्र शुक्ल साहब बिहार से थे। और ये बिहार में कि किसानों को लेकर बहुत परेशान थे। अंग्रेज या बिहार में बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे थे। तो जब ये इनका मेल बीएचयू में हुआ तो रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि साहब बिहार आ जाओ, आप बिहार की कंडीशन देख लो, उसके बाद आप जैसा हो बता देख लेना, आपको अच्छा लगे तो थोड़ा हमारी हेल्प कर देना, तो कोई बात नहीं। गांधी ने कहा ठीक है हम आएंगे। गांधी जी जाते हैं बिहार, बिहार के चंपारण पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि नील किसान बहुत परेशान है, नील किसान परेशान है।
नील किसान किससे परेशान है? 3 कठिया प्रणाली से। 3 कठिया प्रणाली से। 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? नील की खेती से। तो इन्होंने क्या किया गांधी जी ने कुछ आंदोलन करने शुरू किए। अच्छा, गांधी जी के आंदोलन को याद रखना भाई, पहले चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था। ये 17, ये 18, ये दोनों 18 में थे, लेकिन हुआ पहले था अहमदाबाद वाला। ठीक है, तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था भारत में? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917। इसके बाद अगर आता है गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? भूख हड़ताल तो अहमदाबाद वाली आ जाएगी, अहमदाबाद में। अब जब चंपारण सत्याग्रह किया तो सारा बिहार के पीछे आ गया, ये लीडर बन गए। एक्चुअली यार उस समय दिक्कत ये थी कि कोई लीडर नहीं था। करने वाले तो बहुत थे कि हम भी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आगे लीड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। यही आज भी बोला जाता है कि लीडर की क्वालिटी हर एक के अंदर नहीं होती है। पैसा तो हर कोई दे देगा कि भाई पैसा ले लो, हम जा नहीं पाएंगे। लीडर की क्वालिटी किसी के अंदर नहीं होती है ना, किसी के अंदर नहीं होती। इससे मतलब ये है कि एक विशेष आदमी के अंदर होती है, हर किसी के अंदर नहीं होती। तो बिहार छोटा है क्या? या उस समय बिहार बहुत बड़ा है ना, लेकिन क्या बिहार के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं था जो अंग्रेजों का सामना करे? कुछ नेता थे, कुछ नेता थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, और वो इधर से भी खुश रखते थे, उधर से भी खुश रखते थे, बीच में अपना खा लेते थे। लेकिन गांधी जी के अंदर क्वालिटी नहीं थी। गांधी जी ने क्या, जब चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया तब इन्होंने सबसे पहला 3 कठिया प्रणाली खत्म कराई। 3 कठिया प्रणाली खत्म कराई। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह किस प्रणाली से संबंधित था? 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली किस खेती से संबंधित थी? तो नील की खेती। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो फाइनली गांधी जी की जीत हुई, 3 कठिया प्रणाली को खत्म किया गया। इसके बाद नंबर आता है अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या होता है? जो मजदूर लोग मिल में काम कर रहे होते हैं, टेक्सटाइल मिल होती है और उसमें काम कर रहे होते हैं, तो इनके टीए को लेकर थोड़ा परेशानी होती है। इनको भत्ते नहीं मिलते हैं, या भत्ते जितना आते हैं उतना बीच के अंग्रेज देते नहीं इनको। तो गांधी जी ने क्या यहाँ सत्याग्रह नहीं किया था, यहाँ पे गांधी ने भूख हड़ताल की थी। याद रखना, ऐसे ही ऑप्शन फंसाता है पेपर में। जो अहमदाबाद मिल मजदूर था वो कोई आंदोलन नहीं था कि सत्याग्रह हो, ये भूख हड़ताल थी गांधी जी की। और भूख हड़ताल आमरण अनशन, ठीक है, आमरण अनशन का मतलब होता है जब तक मर नहीं जाओगे तब तक उठोगे नहीं, और आंदोलन का मतलब होता है कि खाना खाते पीते रहेंगे और विरोध करेंगे। और आमरण अनशन का मतलब होता है कि जब तक नहीं मरेंगे तब तक चलता ही रहेगा। देखते ना कि अन्ना जा रहे हैं, जो आमरण अनशन किया था तो सारे लोग जूस लिए खड़े थे, पी लो तोड़ दो, है ना, तो वो होता है हमारा आमरण अनशन। आमरण अनशन और आंदोलन में यही अंतर होता है। आंदोलन में आप कुछ खाते पीते रहते हो और एनर्जी से विरोध करते हो, और आमरण अनशन में क्या होता है? भूख हड़ताल, कुछ नहीं खाना नहीं ना पीना नहीं, ठीक है, जब तक हमारी मांग नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, हम शुरू रहेंगे। तो अहमदाबाद मिल मजदूर की भूख हड़ताल हुई थी कब? 1918 में। गांधी जी ने यहां भी जीत दिलाकर मजदूरों का दिल जीत लिया। अब देखो थोड़े दिन हुए हैं, 15 में गांधी जी आए हैं, 15 में गांधी जी आए अफ्रीका से। अभी 17 हुआ था, 18 हुआ था, गांधी जी पूरे भारत में बिल्कुल छा गए। क्या उस समय गांधी जी को छोड़कर कोई बैरिस्टर नहीं था? थे। क्या गांधी जी को छोड़कर उस समय कोई नेता नहीं था? था। बिल्कुल, कांग्रेस चल नहीं रही है, कांग्रेस है और बहुत सारे गरम दल के नेता है, नरम दल के नेता है, लेकिन आप देख रहे हो एक पूरे भारत का झुकाव एक व्यक्ति की तरफ ही जा रहा है, गांधी। और आज का युवा गांधी जी को कभी कभी मजाक में भी ले लेता है। तो अगर मजाक में ले रहे हो ना, तो आप एक बार गांधी जी का इतिहास पढ़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, क्या अहमदाबाद के मजदूर गांधी जी से पहले किसी और नेता के पास नहीं गए होंगे? बिल्कुल गए थे। क्या रामचंद्र शुक्ल गांधी जी के से पहले किसी और नेता के पास नहीं गए होंगे? बिल्कुल गए होंगे। क्या किसी ने करा दिया? बिल्कुल नहीं कराया। गांधी जी ने जब इनकी मांगे पूरी करा दी
इनको सेटिस्फाई कर दिया, तब गांधी जी एक पूरा चारों तरफ नाम छा गया गांधी जी। गांधी जी जब पूरी तरह से छा गए तो इसके बाद एक गरम नेता की एंट्री होती है। गरम नेता वो कौन था? वो गरम नेता था भगत सिंह। भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह पंजाब के थे और गांधी जी के लिए पागल थे। ठीक है, गांधी जी की शिक्षा, गांधी जी से मिलने के लिए, गांधी जी के उपदेश सुनने के लिए। अरे गांधी जी का उपदेश सुनने होने से पहले हजारों आदमी बैठा रहता था कि कुछ बोलेंगे आके, तो उनमें भगत सिंह भी एक थे। 8 साल की उम्र में भगत सिंह ने तकरीबन 100 किताबें पढ़ ली थी लैब में बैठ के। ये अंग्रेजों की स्कूल में नहीं जाते थे। अंग्रेजों के जो स्कूल होते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, आजकल देख लो हमारा लड़का पढ़ेगा कहाँ? इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जाते थे, ये डीएवी कॉलेज में जाते थे। मतलब जो दयानंद एंग्लो विद्यालय होते थे उस समय, है ना, वहां पे पढ़ने जाते थे। तो वहां की जो लैब थी, उन लैबों में भारतीय जो हमारे महापुरुष रहे, इनसे भी पहले वाले दयानंद, है ना, उस टाइप के लोग जो थे, उनकी किताबें रखी, वेद रखे थे, है ना, वेद पढ़ा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे। ऐसा बताया जाता है कि 8 से 10 साल की उम्र में भगत सिंह ने लगभग 100 किताबें पढ़ ली थी। और ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त हो क्यों ना यार। इतना बड़ा केस ये अफ्रीका से आ गए, सब जीत के रंग भेद खत्म कर दिया, तो क्यों नहीं यार, गांधी जी को कौन नहीं जानेगा। गांधी जी से मिलने के लिए भगत सिंह बहुत आतुर होने लगे। फाइनली एक दिन ऐसा आ गया कि जब गांधी जी और भगत सिंह का मिलना हो गया, और वो हमारा आता है 1920 में। तो 1920 में गांधी जी और भगत सिंह का मिलन होगा। भगत सिंह गांधी जी से मिलने के लिए बहुत आतुर रहते हैं ना, तो 1920 में उनका मिलन होगा। कैसे होगा, उससे पहले हम लोग चलते हैं 1919 में। 1918 में क्या अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया, उसके बाद खेड़ा आंदोलन भी गुजरात के खेड़ा में हुआ था। उसके बाद 1919 आता है। 1919 में एक आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का भारत में पूरी तरह से विरोध होता है। इस नियम में ये प्रावधान होता है कि किसी भी आदमी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको कोई कारण नहीं बताया जाएगा, ना ही वो कोई अपना पक्ष रख सकता है। तो इसे बिना दलील बिना वकील वाला कानून कहा गया। बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। 1919 में जब ये कानून आया तो इसको लेकर बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध किया गया। इसके बाद एक आदमी थे स्वामी श्रद्धानंद, एक व्यक्ति थे हमारे स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने कर नहीं देने का निर्णय लिया। कर नहीं देने का निर्णय लिया कि हम कर नहीं देंगे। 6 अप्रैल को क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के कहने पर देशव्यापी हड़ताल हुई। गांधी जी के कहने पर हड़ताल हुई। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के प्रसिद्ध नेता किचलू और सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया गया। देखो 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। हड़ताल में देखो जब हड़ताल होती है तभी पुलिस का काम शुरू हो जाता है। हड़ताल हुई तो 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक भयानक घटना होती है ना। जल्ली की एक संपत्ति थी, जल्ली नामक एक व्यक्ति था, उसकी एक संपत्ति थी, बाग था बगिया, जलियांवाला बाग।
ये किसी को नहीं पता था कि 13 अप्रैल 1919 को भारतीयों का कब्रिस्तान बन जाएगा ये। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़वाने के लिए, चूंकि उस समय हड़ताल चल रही थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग में बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा हुए और एक सांकेतिक विरोध करने लगे। विरोध ऐसे नहीं किए थे कि भाई हड़ताल करें या कुछ परेशान करें, तोड़फोड़ करें, आगजनी करें, ऐसा कुछ नहीं था। शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था। उसके बाद जैसे ही इनको पता चला, किसको पता चला? उस समय को जो जनरल था पंजाब का, ओ डायर, जनरल ओ डायर, इनको पता चला। ये साहब वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अंदर होते हैं और गेट बंद कर देते हैं। कम से कम अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 1000 आदमी था, जबकि एक्चुअली वहां पे बताया जाता कि बहुत आदमी थे, लेकिन मिनिमम जो आदमी था वो 1000 काउंट किया गया। ओ डायर ने क्या किया? निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, बहुत सारे आदमी, लगभग सभी आदमी मर गए थे। कुछ बचे थे वो कुएं में कूद गए थे, तो कुएं कूदने के बाद वो मर गए। भाई एक कूदा तो 50 कूद गए, सब मर गए, कुछ गोलियों से मर गए। एक व्यक्ति जिंदा रहता है इसमें। उस व्यक्ति का क्या नाम आपको पता है? एक व्यक्ति जिंदा रहता है। ये वही व्यक्ति है जो 1904 में डायर साहब को एक सभा में सामने खड़े होकर गोली मारता है। उसका नाम है ऊधम सिंह। ऊधम मचा दी थी इसने, ऊधम सिंह। इसकी भी बातें आपको हम बहुत अच्छी बताएंगे। ऊधम सिंह से बहुत चीजें सीखना चाहिए। प्रतिशोध का बदला कैसे लेते हैं, और प्रतिशोध के बदले के आगे तो कुछ भी आता है, लेकिन अगर प्रभावशाली आदमी है तो प्रतिशोध की ज्वाला कभी उसकी भरती नहीं है। ठीक है, ऊधम सिंह से हम आपको बताएंगे कि कहां 1919 है और कहां 1940 में ये उनको मारेगा जाके, कैसे मारेगा, उसके बीच में क्या क्या दुर्घटनाएं होंगी, कैसे बेचारा ये काम करेगा, कैसे करके तब इनको, मतलब इसका मेन टारगेट गोली मारना था, क्योंकि ऊधम सिंह की पूरी फैमिली 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारी गई थी। ऐसा बताया जाता है कि ऊधम सिंह अपनी मां, बाप, बहन और भाई की डेड बॉडी के नीचे दब गया था, इसलिए बच गया। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जब ये घटना होती है तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। गांधी जी ने तुरंत इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाता है। आंदोलन करने के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। क्या? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगने के बाद भी पंजाब में बहुत सारे अत्याचार होते हैं। मार्शल लॉ का मतलब क्या है? सेना का शासन। उस समय सेना किसकी और भी प्रताड़ना शुरू कर दी। लेकिन यहां से काम बंद नहीं होता है, अंग्रेजों को जवाब देना है ना, जवाब देना है। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, बात ब्रिटेन तक गई है ना, और कैसे गई है? जो हमारी संस्थाएं विदेशों में खुली थी उनके द्वारा ब्रिटेन के में बात पहुंची है। जब इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ है तो इसके लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी। कौन सी? हंटर कमेटी। क्या रखना? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने यह बताया था कि 300 कुछ आदमी थे, 300 साढ़े 300 लगभग आदमी मरे। लेकिन भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे, हमारे पूछा जाता है, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इनके साथ गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, जयकर सिंह, सीआर दास, ये सारे व्यक्ति थे कांग्रेस की। क्वेश्चन आता है कि 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें कांग्रेस द्वारा बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय। अंग्रेजों ने कौन सी बनाई थी? हंटर कमेटी। ठीक है, ये सदस्य थे पूरे। इनकी कमेटी में ये पता चला, इनकी कमेटी में की रिपोर्ट से पता चला था कि लगभग 1000 व्यक्ति मरा है। इसके बाद शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी और भगत सिंह का मिलन होगा, असहयोग आंदोलन में। अब खिलाफत आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन, देखो खिलाफत आंदोलन सबसे पहला पॉइंट आता है कि
ये 1919 में शुरू हुआ, 1919 में। और प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो देश जीते थे उनमें इंग्लैंड भी एक था। प्रथम विश्व युद्ध में जो देश जीते थे उनमें एक इंग्लैंड था। तो चूंकि ये जो खिलाफत आंदोलन है, ये तुर्की का हमारा एक, तुर्की का जो सुल्तान था, तुर्की का सुल्तान एक धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था। तो इंग्लैंड ने उसके ऊपर क्या है, थोड़ा अत्याचार करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अत्याचार शुरू किया किसके ऊपर? तुर्की के ऊपर। और इंग्लैंड ने बेस क्या बनाया कि चूंकि तुर्की का सुल्तान जो कमाल पाशा है, या कमाल पाशा के जो परिवार लोग हैं, परिवार वाले हैं, वो धार्मिक व्यक्ति है, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर अराजकता फैला रहे हैं। इसलिए इंग्लैंड, अब चूंकि इंग्लैंड जीत गया था तो उसका टीआरपी वैसे भी हाई था, तो बोले कि हम तुर्की को भी बंद बना लेंगे। तो एक तुर्की में एक स्पेशल भाई हमारे मोहम्मदन मुसलमान लोग रहते हैं। तो जब तुर्की पे अत्याचार करना शुरू किया तो उसकी जो गूंज थी वो पूरे विश्व में आई। जब विश्व में आई तो भारत में भी आई। तो मुसलमानों ने इसका विरोध शुरू किया, इसका विरोध किया। चूंकि भारत में इंग्लैंड का विरोध पहले से ही था, महात्मा गांधी खुद विरोध करने लग रहा है। काहे पीछे कि देखो 1914 में इन्होंने क्या किया था, कैसर हिंद दे दिया था। अरे वाह, महात्मा गांधी अंग्रेजों की बहुत तारीफ कर रहे थे। जब 1918 में जीते प्रथम विश्व, महात्मा गांधी को मैंने बोला कि यार ऐसा करो, छोड़ दो भाई। आपने बोला था, बोला किसको छोड़ना है, हम युद्ध जीत के जाओ, तुमको भी लपेट देंगे अभी। तो महात्मा गांधी चुप हो गए, भैया ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी भी इनसे मतलब थोड़ा जेलसी टाइप के रखने लगे थे। तो जैसे ही इन्होंने ये किया तो भारत वालों को एक मौका मिल गया। तो भारत की तरफ से याद रखना है नाम, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, हजरत मोहानी, अफजल खान, इन सारे व्यक्तियों ने, जिसमें अली जिन्ना अध्यक्ष थे, इन सारे व्यक्तियों ने खिलाफत कमेटी बनाई। खिलाफत कमेटी 1900, अच्छा खिलाफत कमेटी, इससे देखो जो भारत में हिंदू और मुसलमान का जो विरोध था ना, उसको भी एक कम करने का मौका मिल गया। महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया, गांधी ने समर्थन किया। गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास ने जैसे बड़े बड़े नेताओं ने भी समर्थन किया। लेकिन याद रखना, मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समर्थन नहीं किया, मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया था। अब नवंबर 1919 में गांधी जी ने क्या किया था, एक खिलाफत कमेटी के एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था। याद नहीं, क्वेश्चन आता है। नवंबर 1919 में गांधी जी ने सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। कहां बुलाया था? इलाहाबाद में। नवंबर 1919 में गांधी जी ने इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, जिसका मेन उद्देश्य इंग्लैंड का विरोध करना था। किसके अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा था कि खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? तो तुर्की के समर्थन में था और इंग्लैंड के विरोध में था। यही क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? तुर्की के समर्थन में और इंग्लैंड के विरोध में। अली बंधु इससे संबंधित थे, अली, है ना, बताया ना हमने, अली और शौकत अली, एक नाम इसमें आता है शौकत अली। तो क्वेश्चन आता है कि देखो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों अली बंधु थे। तो अली बंधु किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन से। ठीक है। तो इसके बाद जब विरोध हुआ तो इंग्लैंड को भाई दबना पड़ा और इंग्लैंड ने तुर्की पे अत्याचार करना बंद कर दिया। लेकिन भारत को फायदा यह हुआ कि भारत में जब एक पूरा सर्वदलीय सम्मेलन हुआ तो भारत में हिंदू और मुस्लिम एक बार फिर से एक हो गए। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एक बार फिर से एक हो गए और दोनों ने मिलकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया।
असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब देखो हिंदू मुसलमान फिर से एक हो गए। जब हिंदू मुसलमान एक हो गए, अंग्रेजों की टेंशन बढ़ने लगी। जब अंग्रेजों की टेंशन बढ़ने लगी तो अब अंग्रेज नई चाल कौन से चलेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और तैयारी वही करते रहिए। थैंक यू।